हाय नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडेफिनिट टेंस जो हम इस समय पढ़ रहे हैं उनमें हमने इंडेफिनिट टेंस को लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो उसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट और पास्ट में आपको वर्ब के माध्यम से ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि टेंस के बारे में, जो समय के बारे में कौन बताता है आपको? हेल्पिंग वर्ब बताती है। तो हेल्पिंग वर्ब से आपको समय का ज्ञान होता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही एक वर्ब के चैप्टर में सारी चीजें बता दी थी कि आप कौन सी वर्ब का कहां यूज करते हैं। तो आओ बात करते हैं आज कॉन्टिन्यूस टेंस की। कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने पहचान के रूप में ये हम बात करें तो हम आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है बेटा जारी रहना। मतलब किसी काम का जारी रहना क्या कहलाता है? मतलब क्रिया का जारी रहना। कॉन्टिन्यूस की हिंदी होती है कंटिन्यू ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज जो जारी है, मतलब जिसका अभी अंत नहीं है। मतलब जब आप बात कर रहे हैं उस समय वो शुरू, मतलब क्या था, वो खत्म नहीं हुई थी, चल रही थी। जैसे कि आप हमारी जब वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उस समय क्या है, हमारा लेक्चर अभी कंटिन्यू है, मतलब जारी है। तो जब आप कोई क्रिया को, जब आप किसी क्रिया को देखते हैं और पाते हैं कि वो काम जारी था, मतलब खत्म नहीं हुआ था, उसी को कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। तो सबसे पहले पहचान की बात करते हैं हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैं बात करूंगा। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम पहले कैसे समझते हैं, तो आप एक बार, मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक चीज बताई थी। क्या? सबसे पहले हमने कहा था कि बी के रूप, आपको शायद याद हो, तो बी के जो रूपों की यदि हम बात करें तो हमने कहा था इज, एम, आर। ये क्या है बेटा? ये बी वर्ब के कौन सी, सबसे पहले बात क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। मतलब ये जो रूप हैं, जो वर्ब के रूप है, वो कौन से टेंस के बेटा? प्रेजेंट के हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने आपको बताया था कि इसका पास्ट क्या होता है। तो पास्ट फॉर्म जो होती है इस वर्ब की क्या होती है बेटा? वॉज और वर्ब। क्या होती है बेटा? वॉज और वर्ब। अब ये कहा, अब समझिएगा, ये कहा है बेटा पास्ट, ये पास्ट फॉर्म है। अब इसकी थर्ड फॉर्म की, मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है बेटा बीन, ये कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। और एक होती है इसमें बी प्लस आई एन जी, मतलब बीइंग। कौन सी बेटा? इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सी बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो आपको कंटीन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी। किसकी तरह काम करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। और हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं हमेशा किसको बताता है? ये टाइम को बताएगा। टाइम मतलब प्रेजेंट या पास्ट। यदि आप किसी सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अब आपको एक चीज और पता है कि वो तो हेल्पिंग वर्ब की बात थी। यदि मैं मेन वर्ब की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? मेन वर्ब की। और मेन वर्ब हमेशा किसको बताता है बेटा? एक्शन को बताता है। किसको? एक्शन, मतलब उसमें काम क्या हो रहा है। तो हमेशा मेन वर्ब आपका कौन बनेगा? बी प्लस, मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी। कौन सा बनेगा? वर्ब प्लस आईएनजी हमेशा आपका कंटीन्यूअस टेंस में क्या बनेगा? आपकी मेन वर्ब बनती है। तो आपने एक चीज समझी। अब आप थोड़ा सा, मैं बात करता हूं आपसे, मैं आपसे पूछने लगूं कि बेटा प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएंगी, तो आप एक बार में बताओगे सर इज एम आर आएगा। क्या आएगा बेटा? इज एम आर। अब मैं आपसे पूछूं कि वॉज वर्ब से मुझे क्या पता चलता है, तो आपको लास्ट लेक्चर में और अभी मैंने आपको बताया, क्या वॉज वर्ब से आप तुरंत बता दोगे सर ये वॉज वर्ब बी का पास्ट रूप है, मतलब सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म कहां यूज होती है बेटा? पास्ट में होती है। और मैं कहूं कि बी वॉज वर्ब और उनके लास्ट में मेन वर्ब के साथ में वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए तो क्या बन जाएगा? कि कंटीन्यूअस की पहचान वर्ब प्लस आईएनजी के मेन वर्ब में आने के बाद होती है। तो क्या समझ में आया आपको कि जब हमारा इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना। प्रेजेंट कैसे पता चला? इज एम आर की सहायता से। और कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चला? वर्ब की आईएनजी फॉर्म के कारण। इतनी बात समझ में आई है। अब हम बदलेगा क्या? केवल समय बदलता है, कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही। अब मैं आपसे पास्ट पूछूं तो पास्ट का मतलब वॉज वर्ब जब आ जाए और मेन वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। आगे बात समझ में इतनी। आओ बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने कहा था पहचान थी बेटा, शब्द में क्या आते हैं? रहा है। क्या बोला हमने? रहा है, रही है,
रहे हैं। क्या बोला बेटा मैंने? रहे हैं। तो ये जब किसी क्रिया के अंत में, सेंटेंस के जब अंत में ये तीनों चीज ये आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अब मैंने कहा है का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट, और मैं कहने लगूं आपसे क्या बेटा? रहा था, रहे थे और रही थी। अब आपने क्या देखा? प्रेजेंट और पास्ट में केवल इसका फर्क है, यहां है आ रहा है और यहां था आ रहा है, इतना ही फर्क है बेटा, समय का फर्क है। और वो समय का फर्क कहां से पता चलता है आपको? इससे पता चलता है। ये मतलब है और ये मतलब बेटा था। जस्ट समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। इसे जब इजेमार का मतलब प्रेजेंट और ये पास्ट था मतलब पास्ट, प्रेजेंट मतलब है। तो ये तो बेसिक था। आओ एग्जांपल के माध्यम से अब हम बात करेंगे। तो मैंने कहा अंत में क्या आएगा? रहा, और सब्जेक्ट आपको पता है। तो आओ एक सेंटेंस लेके चलता हूं। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। तो लास्ट में मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था। जब ये कैसा सेंटेंस है बेटा? मतलब ये स्टेट एफर्मेटिव सेंटेंस है, और सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है। यदि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन है बेटा? इनमें से कोई एक आएगी, उसके बाद बेटा मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अभी देखते हैं इनके बारे में कैसे। तो मैंने कहा इसका सब्जेक्ट कौन है बेटा? इसमें सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी होती है आई, और हमने कहा था आई के साथ बी के कौन सा रूप आएगा बेटा? एम, आई एम। और फिर मैंने कहा मेन वर्ब, और मेन वर्ब में कौन सी आएगी बेटा? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी। और वर्ब क्या है? पढ़ाना। तो वर्ब पढ़ाना क्या होती है बेटा? टीच। अब टीच में आईएनजी फॉर्म और लगाएंगे और क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग। मैंने क्या कहा? मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं यहां हूं की जगह था कर दूं, मान लो। आप ही मुझे बताइए, दोनों चीज थोड़ा कंपैरेटिव कराना चाह रहा हूं। मैंने कहा था, तो था कौन है बेटा? वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बाकी हम आराम से अगले उसमें बात करेंगे, बस इतना आप समझिए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई एम टीचिंग। अब मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सपोज एग्जांपल आ जाए, इसमें क्या है? केवल वर्ब तक है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं मतलब मेरा जो पढ़ाना है वो जारी है, मतलब मैं अभी रुका नहीं हूं। तो यहां क्या आएगा? आई एम टीचिंग। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसे बोलेंगे बेटा हम क्या? इंग्लिश। क्या बोला हमने? कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्लियर हुई बात? तो पहले बेसिक चीजों को क्लियर करते हुए चलते। एक और सेंटेंस में लेता हूं, जैसे तुम खेल रहे हो या वह खेल रही है, वह खेल रही है। अब सब्जेक्ट आप जानते हैं, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट तो सी। अब हमें पता है आई के साथ एम आता है, लेकिन सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, और उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो सी इज। अब खेलना एक वर्ब है, खेलने को बोलते हैं प्ले। सी इज प्ले। क्या ठीक है मेरा? गलत, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहां बोलेंगे हम सी इज प्लेइंग। अब मैं बोलूं वो क्रिकेट खेल रही है, तो सी इज प्लेइंग क्रिकेट। वो चेस खेल रही है, सी इज प्लेइंग चेस। अब आपने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट जैसा होगा, जो वो ऑब्जेक्ट होगा उसी की अंग्रेजी आ जाती है। क्रिकेट खेल रही है क्रिकेट, लूडो खेल रही है लूडो, कोई भी गेम जो खेल रही है उसके हम बारे में बता देंगे। तो आज आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। बेटा नेगेटिव में आपको पता है केवल एक नॉट आ जाएगा। मैं इसी सेंटेंस के माध्यम से बताता हूं क्या? कि वह इंग्लिश नहीं पढ़ रही है। मैंने क्या बोला? वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या? नोट में आपको कई बार बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो अब क्या है सेंटेंस? वह इंग्लिश नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। समझिएगा बेटा। तो सी, अब सी के अकॉर्डिंग इज आपने ऑलरेडी देखा। अब ये नॉट मतलब नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी। सी इज नॉट, नहीं पढ़ रही है मतलब रीड, और लास्ट में क्या आ जाएगा? वर्ब प्लस आईएनजी। अब क्या नहीं पढ़ रही है? तो ऑब्जेक्ट आ गया बेटा इंग्लिश। तो आप धीरे धीरे सारी चीजें
क्योंकि कहते हैं ना कि पहले शुरुआत हम छोटे स्टेप से करते हैं, और यही एक बार आपको ये क्लियर हो गया ना बेटा, तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रॉब्लम यही रह जाती है बच्चों को, बेसिक ज्ञान की कमजोरी, और आपकी जब कहते हैं नींव भवन की कमजोर हो जाती है तो आप भवन बहुत सुंदर भव्य नहीं बना सकते हैं, वो एक दिन गिर जाता है। समस्या यही है हमारे साथ, हम सेंटेंस को ही नहीं समझ पाते कि ये कहना क्या चाह रहा है। आओ दूसरे एक और सेंटेंस के माध्यम से, वह गाना नहीं गा रही है, या वह गाना नहीं गा रहा है, वह गाना नहीं गा रहा है। अब मैंने क्या बोला, वह की अंग्रेजी ही, अब क्या आएगा, थर्ड पर्सन इज, सिंगुलर है, ही इज नॉट। और गाने की अंग्रेजी होती है बेटा सिंग, और आईएनजी का सिंगिंग, क्या नहीं गा रहा है, सॉन्ग। तो ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा है, वह एक गाना नहीं गा रहा है। अब जैसे ही मैं था लगाऊंगा तो बेटा ये इज की जगह वॉज हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं या था, चलो मैं इसमें समझा देता हूं, था। अब आप क्या करेंगे, सेंटेंस जो कि तो ऐसे रहने वाला, केवल समय बदलेगा। क्यों, समय अभी तक है था, प्रेजेंट था, और अब हो गया पास्ट, और पास्ट में आपको बता ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। किसमें परिवर्तन हो रहा, समय में, और समय में कौन बताता, हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल दो, सारा आप जानेंगे। ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब ये गाना नहीं गा रहा है, और ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब वह गाना नहीं गा रहा था। है और था का कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आ जाए बल्ले बल्ले, यही चीज समझनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। ही इज मतलब है की अंग्रेजी इज मान लो, और था मतलब वॉज। इतनी बात क्लियर हो गई है। आओ आगे बात करते हैं, एक एक चीज आपको बहुत ही आसानी तरीके से, मेरा उद्देश्य है कि आप बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझें। अब आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव। दो, आप पहले ही जानते हैं कि दो प्रकार के बेटा इंटरोगेटिव होते हैं। एक होता है कौन सा, हाँ या ना। अब हाँ या ना का मतलब जिसमें आप क्या शब्द को शुरू में ले आते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, गलत हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की, और कह रहे हैं इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि पढ़ते हो, ता है ती है, वो आपकी आदत है। और हमें क्या पूछना है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, क्या कहोगे, बिल्कुल पढ़ रहे हैं गुरुजी आपके साथ, तो क्या कहेंगे, क्या आप क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, भाई सही बात है। हमने आपसे प्रश्न पूछते हैं, हाँ जी जवाब दो, क्या दोगे, आप क्या बोलोगे, नो तो कह नहीं सकते, यस। अब एक चीज देखो, प्रश्नवाचक शब्द है, सॉरी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो आपको साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या, अभी हमने यहाँ फुल स्टॉप ना लगा के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर बात, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाए, ये पंक्चुएशन का पार्ट है। अब बात करते हैं, हमने इसका स्ट्रक्चर की बात करें, हम स्ट्रक्चर क्या है इसका, आओ स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब जब क्या वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको ये बताया था, जो ये बताया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। आंख बंद करके कहते हैं ना, कुछ भी मत नहीं करना, केवल क्या इसने क्या किया भाई, हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या लिया है, आप इज एम आर को पहले ले आओ। कोई नई चीज नहीं सीखनी हमने, इज एम आर को पहले ले आओ। क्या करना है, इज एम आर पहले ले आई, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दो। इनकी जगह सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर चेंज करना है, और कुछ नहीं करना। इज एम आर पहले आ गया, कोई बड़ी बात है नहीं है भाई। आप इसमें लिखने में क्या, सब्जेक्ट इज एम आर पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, अब इसके बाद मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में जो भी कुछ है और क्वेश्चन मार्क आ गया। इतनी बात। आओ देखते हैं, हमने कहा क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपका मतलब यू। अब यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो आर यू। अब वर्ब का आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आएगी, कौन सी, आईएनजी फॉर्म। अब पढ़ रहे हो मतलब रीड, और रीड में कौन सी फॉर्म बेटा, आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं आप। क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस, तो आर यू रीडिंग। अब क्या की बात है, अब मैं आपसे कहूं कि प्रेम पत्र पढ़ रहे हो, तो बेटा यहां तो लिखा तो इंग्लिश है, तो प्रेम पत्र नहीं लिख सकते हम। आपको बड़ा अच्छा लगता होगा प्रेम पत्र, क्या लिख रहे, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इंग्लिश। देखो हम आपको प्रेम पत्र तो नहीं पढ़ा सकते ना, प्रेम पत्र तो आप ही पढ़ेंगे, आप किसी का शेयर भी नहीं करना चाहते। पुराने जमाने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, इतनी दिक्कत हुआ करती थी कि भाई साहब जो बिचौलिया हुआ करता था ना, वो सबसे पहले स्वादु हुआ करता था।
जिसके माध्यम से आप वो पत्र भेजा करते थे, वो सबसे पहले क्या करता था, वो खुद ही पढ़ लेता था क्या क्या लिख रहा है, और फिर उसके बाद में इतनी विकट समस्या ब्लैकमेल और किया करता था, क्योंकि ये लिखा जा रहा है। और आज का समय तो ऐसा आया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजो और सामने से रिप्लाई, मीडियम की जरूरत ही नहीं है। और ना ये दिक्कत आजकल तो ये व्हाट्सएप भी ये कहता है कि सिक्योरिटी और देता हूं, केवल आप और आप जहां भेज रहे हैं वही पढ़ेंगे, बीच वाला को देख ही नहीं सकता है। कितना समय बदल गया है। और अब हम कहते हैं हमारे समय में तो चीज बड़ी व्यवस्था चला करती थी, बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। किसी को मान लो आपने प्रपोज करना है, देखो प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम तो भगवान ने भी किया, सब लोग प्रेम करते हैं, तो आप करते तो क्या हुआ। लेकिन समस्या क्या होती थी, उस प्रेम को इजहार करने में कुछ कुछ का तो जीवन चला जाता था। पता चला अगली का ब्याह हो गया, लेकिन तुम उसे प्रपोज नहीं कर पाए। तो तुम्हारे लिए प्रकृति ने भी सोचा, इस सबसे बड़ा मैं कहता हूं वरदान बना है रंगीलों के लिए, जवान लोगों के लिए। तो जिंदगी टेक्नोलॉजी है ना, इतनी बढ़िया बनी है कि आपको दिक्कत ही नहीं है। पहले देखो कितनी दिक्कत होती थी, मान लो आपको किसी को पहले इजहार करना होता था, तो उसके सामने आप जाते थे, और तब जाकर आप चांसेस कितने, मान लो गलती से उसने आपका पसंद नहीं आया, तो हो सकता था बारात चढ़ जाती थी। बारात चढ़ने का मतलब समझते ना, ठुकाई भी साथ में होती थी। अब तो वो वाला हिसाब है, आप लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-4 बार इधर उधर होगी, नंबर ब्लॉक होगा, इससे ज्यादा मतलब शारीरिक क्षति नहीं होने वाली है। और पुरातन समय में तो शारीरिक क्षति का बहुत ध्यान था। तो अब कितना फायदा है, आज हम पढ़ रहे हैं, क्लासेस का भी आनंद ले रहे हैं। आओ समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब हमने दूसरे टाइप में कहा इंटरोगेटिव, कौन से बेटा, कौन से वाले, अब जिसमें आप केवल हाँ या नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। आप बात करते हैं, मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या आप हाँ या ना में जवाब दे देंगे। मैं हाँ जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, नहीं बेटा, आपको वो जगह बतानी पड़ेगी। मैं तुमसे मिलने आई लेके मंदिर का बहाना। अब हमने पूछा कि आप जा कहां रहे हो, तो वो हाँ या ना में नहीं, अब तो बताना पड़ेगा कि मैं मंदिर जा रही हूं, मंदिर, मैं तुमसे मिलने आई लेके मंदिर का बहाना। मंदिर का मतलब, अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कहां, तो आपने जवाब में कहा हाँ नहीं, ना भी नहीं, क्या हम मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर मतलब जगह की बात है। तो सबसे पहले इसी WH वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, आप ऑर्डर, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले वो जो WH वर्ड है, और उसके बाद जो यस नो वाला ऑर्डर है बेटा, यस नो इंटरोगेटिव ऑर्डर है, वो ही रख दो, कुछ नहीं करना। WH वर्ड के साथ में जो भी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था उसी को रख दो। क्या, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, क्या, इज MR, क्या बेटा, इज MR। तुरंत उसके बाद यहां से मैं देखो कौन सा, क्या वाला, जो यस नो वाला वो रख रहा हूं, इज MR। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी कुछ है। सेम है या नहीं, क्या मैं इतने को क्या वाला शब्द बोल सकता हूं, क्या जो बना रहा हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या बनेंगे, तो वेयर, वेयर, अब सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो वेयर के, तुम के मतलब यू के अकॉर्डिंग आर, वेयर आर, कहां जा रहे हो, वेयर आर, और सब्जेक्ट कौन है, यू, जा रहे हो मतलब मेन वर्ब होगी गो, और गो में जब ING लग जाए तो क्या बनेंगे, वेयर आर यू गोइंग। अब आप जगह की पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान शब्द है, आर यू गोइंग, तुम जा रहे हो। ये क्या WH वर्ड, मैं पूछूं आपसे आर यू गोइंग, तुम जा रहे हो, सही बात है, मैं पूछ सकता हूं, लेकिन मैं पूछूं कि तुम कहां जा रहे हो, तो वो WH वर्ड बेटा सबसे पहले आ जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। क्या मैंने बोला, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहा हूं, व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर हुई बात। तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। तुम क्या खा रहे हो, क्या बोलेंगे, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। तो इस प्रकार से आप WH वर्ड के इस लेक्चर को जब 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आगे हम बात करेंगे, इन्हीं के साथ कुछ ऐसे शब्द है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, कुछ स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब है, आप उनके बारे में बात करेंगे, वो होती क्या है। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही बात है। तो इन्हीं के साथ अब आगे की बात करते हैं, कौन सा, स्टेटिव वर्सेस डायनामिक वर्ब, मतलब स्टेट वैसी अवस्था, वो डिटेल में जानेंगे। आओ पहले बात करते हैं बेटा। ये जो टॉपिक है, मैं अभी जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है।
लेकिन आपने इन्हें जीवन में ना बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनको हमने हमेशा सही बोला है, कभी गलत बोला ही नहीं। आओ बात करते हैं। मैंने कहा स्टेटिव वर्सेस डायनामिक। स्टेटिव वर्ब बेटा वे वर्ब होती हैं जिनमें आपको एक्शन प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखाई देता है। क्या बोला मैंने? मतलब आपको ये सामने होते हुए नहीं दिखेगा, मतलब एक्शन नहीं हो रहा होगा, मतलब उस क्रिया के रूप में परिवर्तन, कोई भी ऐसा काम आपको नहीं हो रहा होता हुआ दिखेगा कि आपको लगे ये चेंज हो रहा है। बट इनको आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। ये वर्ब बेटा वो वर्ब है, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल के माध्यम समझाता हूं। क्या इन्हें हम नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं, एक्शन नहीं होता है, आप फील करते हैं। तो मैंने कहा वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन में बेटा 5 वर्ब आती हैं जो आपकी ज्ञानेंद्रियां है ना, कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ और आपके कान और आपकी त्वचा। ये 5 परसीव करने वाली आपके क्या है? पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स में हम जो इनको बोलते हैं। तो हम अपनी आंखों से क्या करते हैं बेटा? देखने का काम करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, आप कभी भी आपने देखा होगा सी के साथ आप आईएनजी नहीं लगाते हैं। जनरल केस की बात कर रहा हूं, मतलब परमानेंट स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। आप कभी नहीं। आओ एग्जाम्पल के बाद एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे कहते हैं, हमने कहा वी आर सीइंग विद अवर आईज। क्या बेटा बोला मैंने? विद अवर आईज। ये सेंटेंस क्या सही है? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नहीं बेटा, ये क्या है? इनमें एक्शन नहीं हो रहा। आपको क्या पता चल रहा है कि मैं देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं? आई बात समझ में? तो जब जब आप इसे परमानेंट स्टेट के रूप में, क्योंकि इनका काम है बेटा ये। अब आपको मैं चाहे आपके सामने देखूं, भाई बाय डिफॉल्ट मेरा काम देखने का है ना, तो वी सी। अब इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और कभी आईएनजी के साथ नहीं बनाते। कैसे बनाएंगे? वी सी, वी अब आईएनजी से काट के क्या बनेगा? वी सी विद अवर आईज। क्या बना बेटा? वी सी विद अवर आईज। समझ में आई? आप इसे कंटिन्यूस में नहीं बना सकते क्योंकि सी में आपने एक्शन, आपको पता नहीं चलता कि ये देख रहा है या नहीं देख रहा। क्लियर हुई बात? और मैं कहता हूं जैसे आई टेस्ट विद अवर या विद माई टेस्ट विद माई टंग। हम अपनी क्या करते हैं? अपनी जीभ से स्वाद नहीं ले रहे हैं, हम अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं। तो ये जितने भी बेटा वर्ब हैं, जैसे आई एम फीलिंग, अब जनरली हम बोलते हैं आई फील, मैं फील करता हूं। लेकिन आपने देखा होगा फील का मतलब होता है बेटा महसूस करता हूं, महसूस करना। और आप जब फीलिंग को बताते हैं तो आप टेम्परेरी स्टेट को बताते हैं। जैसे आई एम फीलिंग, अब कब बताएंगे? जब आपने बिल्कुल स्पेसिफिक करना हो। आई एम फीलिंग, अब मैं क्या फील कर रहा हूं? तो आप जैसे परमानेंट स्टेट की जब आप बात करेंगे तो आई फील, बट लेकिन आप इस समय स्पेसिफिक बताना होगा, तब आप कर सकते हैं आई एम फीलिंग योर जेलसी। अब आप बोलते ना आई एम फीलिंग योर जेलसी, इसका मतलब है आप उसे टेम्पररी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो कौन सा है कि आप जैसे कोई किसी कहते हैं ना आपकी जब जलन की बू आ रही है, उस जलन की बू का मतलब कि आप उस चीज को एक्शन में बता रहे हैं उसको, कि मैं आपकी उस चीज को परसीव कर पा रहा हूं कि आप जल रहे हैं। लेकिन आपको क्या दिखाई देता है कि मैं फील कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? इसमें आपको नहीं दिखता, मतलब सामने वाले को यह नहीं दिखेगा कि वो एक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब एक्शन नहीं होता, इसलिए हमने इसे नॉन एक्शन वर्ब बोला। तो आई फील, क्लियर हुआ? आई फील। और यदि आपने किसे बनाया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप एक साथ आईएनजी, इन स्टेटिव वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है। अब ये समझ में आ गया? तो आई एम स्मेलिंग नहीं, जैसे आई स्मेल विद माई नोज, आई के अकॉर्डिंग माई बन जाएगा। आई स्मेल विद माई नोज, ना कि आई एम स्मेलिंग विद माई नोज। समझ में आई बात? तो इनके साथ आप कभी भी आईएनजी वर्ब का प्रयोग परमानेंट स्टेट के लिए नहीं करेंगे, टेम्पररी के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, आई एम एग्रीइंग आपने कभी नहीं सुना होगा। आई एम एग्री, आई एग्री विद यू, आई एम एग्रीइंग विद यू नहीं, आई एग्री विद यू। ऐसे ही आई एम थिंकिंग, आप जो देखते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर जैसे कोई ऐसा काम, ऐसी चीज के बारे में विचार करें जो होने वाला हो। जैसे आई एम थिंकिंग कमिंग ऑफ हिम, आई एम थिंकिंग कमिंग ऑफ हिम का मतलब है मैं सोच रहा हूं कि कोई चीज होने वाली है, उसके आने के बारे में सोच रहा हूं। तो पर्टिकुलर उसे आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ तुम सोच रहे हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब मूवी महाभारत में या रामायण में आपने देखा रावण इधर उधर परेशान हो रहा होता, तो वो क्या है, वो आपको दिख रहा था कि हाँ ये सोच रहा है।
बट सोचते हैं क्या जनरली मैं अब सोच रहा हूं नहीं सोच रहा हूं, क्या आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, तो बेटा इनमें एक्शन नहीं होता। इनके साथ आप कभी आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी यूज नहीं कर सकते, आप आई एम डाउटिंग नहीं, आई एम बिलीविंग नहीं कर सकते। और आपने वर्ब ऑफ इमोशन तो बहुत ज्यादा, आपने जिंदगी में कभी किसी को ये कहा आई एम लविंग यू? कभी नहीं कहा होगा। क्यों? आप तो पैदाइश से समझ जाते इस बात को। क्या है आई लव यू, आई एम लविंग नहीं, आई एम लविंग तो गलत हो जाएगा। आई एम हेटिंग नहीं बेटा, आई हेट यू, आई लोएथ यू, डिटेस्ट यू, विश, आई एम विशिंग या आई एम वांटिंग यू। कभी कहते हो मैं तुम्हें चाहता हूं या मैं तुम्हें चाह रहा हूं। यदि आप किसी से बोलते हो ना आई एम लविंग यू, और लव तो क्या आपने पता चला, जब तो सामने वाला पूछता है कि आप मुझे तो पता नहीं आप प्यार करते हो नहीं करते हो, तो आपको फिर एक्शन के माध्यम से समझाना पड़ता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। तभी तो वो क्वेश्चन उठ के आता है। वो कहते हो बेटा आप किसी से आई लव यू, अब वो ये कहती है मैं कैसे मान लूं, क्योंकि एक्शन तो हुआ ही नहीं। फिर आप एक्शन के माध्यम से समझाते हो, तो आप समझदार हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। इन वर्ब के साथ में आप कभी भी आईएनजी का प्रयोग मत करना। ऐसे ही है आई हैव अ कार, नॉट आई एम हैविंग ए कार। हैव अ कार मतलब परमानेंट, क्या आपके पास कार है, और हैविंग टेम्परेरी को शो करता है। समझ में? आई एम हैविंग माई डिनर, आप ये नहीं कि परमानेंट डिनर ले रहे हैं, नहीं, आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जब पर क्या हो जाए, एंजॉयमेंट हो जाए, तब आप इनके साथ आई एम बिलोंग, आई बिलोंग, मैं वो क्या बोला, आई बिलोंग टू माई, जो एड्रेस है उसको बोलेंगे आई बिलोंग टू सच एंड सच नेम, कोई स्थान का नाम, आई बिलोंग टू दिल्ली। बट आपने एक चीज देखा होगा कि आई एम बिलोंगिंग टू दिल्ली नहीं बेटा। तो ये चीज, ये वर्ब के साथ आप याद रखना, कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, इनके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। अब आगे बात समझ में, आप इन्हें सिंपल इंडेफिनिट में बनाएंगे, ये माइंड में रख लेना। और कोई भी डाउट आए तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अब बात करते हैं इन्हीं के साथ अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। कुछ नहीं करना बेटा, उसमें है और था का बदलाव है और कुछ नहीं है। ये मिटा देता हूं मैं यहां से, और इतने पार्ट में हम समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंत में क्या आएगा, रहा था। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस वाली कहानी चलेगी। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, इसका मतलब आई। अब था की अंग्रेजी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होती है बेटा, यहां वॉज और वर्ब। अब आई के अकॉर्डिंग हमें बता क्या आएगा, वॉज, आई वॉज। और मेन वर्ब में टीच के साथ आईएनजी लग जाएगा, आई एम टीचिंग। समझ में आई? आई एम टीचिंग ऑलरेडी कुछ नहीं है, केवल वर्ब का इज हमारी जगह वॉज पर बदलेगा। जैसे अगला सेंटेंस नेगेटिव, मैं कहता हूं मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो आई एम, अब गलत हो गया, क्या आएगा, आई वॉज। क्यों? क्योंकि था की बात है, आई वॉज नॉट टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। क्लियर हुई बात? यदि मैं इंटरोगेटिव आपसे सेंटेंस पूछूं, क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, तो आपने क्या पूछा, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, तो वॉज आई टीचिंग, वॉज आई टीचिंग। तो ये मैं अब आपको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, अब इतनी बात आप जानते हैं, स्ट्रक्चर हर बार सेम रहने वाले हैं। अब मैं पूछूं मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं क्या पढ़ा रहा था, अब मुझे बार बार स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि था का जगह बदलनी है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं या है, तो आपको पता है वो चीज। तो सबसे पहले क्या किया अंग्रेजी, व्हाट वाज आई टीचिंग। अब आपने देखा, आपने क्या देखा, ऐसे ही आपने क्या देखा कि जो हमारे क्वेश्चन वाले शब्द हैं उनमें आपने था की अंग्रेजी बदली है और कुछ नहीं किया। तो आप इनको, मैंने कंटिन्यूअस बताया है, पास्ट कंटिन्यूअस को अपनी मेहनत से करें। समझ में आई बात? अब आप हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो दो स्टेटमेंट में लिखूंगा, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का ही मैं बताने जा रहा हूं। एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, जो पेपर में आती है, मैं वो बता रहा हूं कि जब दो एक्शन होते हो बेटा, पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे हो, तो आप क्या करेंगे। जब दोनों काम जारी हो बेटा पास्ट में, तो तब कैसे बनाएंगे। और जब एक काम जारी हो और दूसरा घटित हो जाए, दो केस बनते हैं बेटा। जैसे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं अखबार पढ़ रहा था, जब वह आई, जब वह आई। अब बेटा यहां अब एक तो सेंटेंस है, एक काम जारी था, एक रुक गया, मतलब एक काम जारी था और एक घटना घट गई। अब एक सेंटेंस याद रखना, दूसरा क्या,
जब वह खाना बना रही थी तो मैं अखबार पढ़ रहा था। दो सेंटेंस है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनका ध्यान रखना। मैंने दोनों तरीके लिखे, एक काम जब चालू मतलब जारी हो और दूसरा घटना घट जाए, और जब दोनों काम पास्ट में जारी हो तो उन्हें कैसे बनाएंगे। एक्चुअल में कंपाउंड सेंटेंस क्यों बन रहे हैं कि यहां दो क्लॉज का यूज होगा। आओ समझते हैं। तो पहले बात करते हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था, तो इसे आप कंटिन्यूस में बनाएंगे। अखबार पढ़ रहा था तो आई वॉज, इसको अलग बनाओ, मैं अखबार पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब हमने कहा जब वह आई, तो जब की अंग्रेजी बेटा व्हेन। अब याद रखना यहां बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या है, जब वह आई, ये सिंपल पास्ट है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जो जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो व्हेन सी, अब वह आई तो सी केम। अब आपको एक बात समझ में आई, तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर व्हेन सी केम, तो जैसा मेरा सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाना है। अब मैंने इसमें कहा जब वह क्या, वह खाना बना रही थी तो मैं अखबार पढ़ रहा था। जब वह खाना बना रही थी तो मैंने कहा आई वॉज, मैं आगे पीछे बना सकता हूं, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर while she was cooking the food। अब आपने एक चीज देखी, मैंने वहां when का यूज किया है और जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो तो यहां while का यूज किया है। तो आपको समझ में आ गया, जैसा सेंटेंस, घबराना नहीं है बेटा। वहां जब वह खाना बना रही थी, ये भी कंटिन्यूस हो गया पास्ट, और मैं अखबार पढ़ रहा था, और दोनों में फर्क क्या आया, हमने केवल एक कंजक्शन यूज किया while। तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वाइल शी वॉज कुकिंग द फूड। तो आप घबराना मत इस तरीके के सेंटेंसों में, और यही तरीके का सेंटेंस मैं आगे इनको सेपरेट एक कहते ना, ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे सारी चीजें ऐसे ही मिलेंगी जो एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि थोड़ा समय का दिक्कत रहती है, क्योंकि ज्यादा बड़ा समय नहीं हम आपको दे सकते एक वीडियो में। आप ये ध्यान रखिए, इस चीजों को बार बार जब आप 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो शायद ही आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएंगी। बस इसी कोशिश में मैं आपके साथ जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, आप उससे आधा मेहनत कर लो बेटा, 50% मेहनत कर लो, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं, इसी ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, आगे भी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। और आज के लिए मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं।